नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक अकेली किताब ने सदियों और संस्कृतियों का फासला तय करके आज के मॉडर्न मैथ्स को एक नई शक्ल दी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। 9वीं सदी की एक किताब का भला आज के स्मार्टफोन से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब आपको वाकई हैरान कर देगा। इसका जवाब छिपा है एक पूरे 500 साल लंबे सफर में। एक ऐसा सफर जिसने हमें डिजिटल दुनिया के दो सबसे जरूरी शब्द दिए, अलजेब्रा और एल्गोरिदम। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही किताब से निकले हैं। तो ये सफर कैसा था? इसके 3 बड़े पड़ाव थे। शुरुआत हुई 9वीं सदी के बगदाद से, फिर कहानी पहुंची 12वीं सदी के स्पेन में, और आखिर में 14वीं सदी में इटली के फ्लोरेंस में इसने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। चलिए इस सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बगदाद के मशहूर हाउस ऑफ विजडम से। सोचिए, उस जमाने में ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था, और यहीं पर एक जीनियस स्कॉलर अल ख्वारिज़मी ने एक ऐसी किताब लिखी जो गणित की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस किताब का नाम थोड़ा लंबा और मुश्किल लग सकता है, किताब अल-हिसाब, अल-जब्र वल मुकाबला। पर असल में सारा राज इसी नाम में छिपा है, खास तौर पर इन 2 शब्दों में, अल-जब्र और अल-मुकाबला। और यही इस किताब का असली जादू था। अल-ख्वारिज़मी ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 बहुत ही आसान नियम दिए। पहला, अल-जब्र। इसका मतलब था टूटी हुई चीज को जोड़ना या ठीक करना। मान लीजिए अपने पास है x - 2 = 5, तो हम -2 को दूसरी तरफ ले जाकर इक्वेशन को ठीक कर देते हैं ना। ये बन जाता है x = 5 + 2। और दूसरा नियम था अल मुकाबला, यानी बैलेंस करना। अगर अपने पास है x + 3 = 8 + 3, तो हम दोनों तरफ से 3 को हटा सकते हैं। बस उन्होंने मैथ्स को एक सिस्टमैटिक खेल बना दिया। अल-ख्वारिज़मी को खुद भी पता था कि वो कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं खोजा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका फायदा उठा सकें। मतलब वो सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहे थे, वो सवाल हल करने का एक नया तरीका ही बना रहे थे। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। आज हम अलजीब्रा में एक्स, वाई, जेड जैसे सिंबल्स यूज करते हैं, है ना? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अल-ख्वारिज़मी की किताब में एक भी सिंबल नहीं था। सब कुछ शब्दों में लिखा गया था, जैसे एक चीज का मतलब होता था एक्स। तो सवाल उठता है कि ये किताब आखिर लिखी क्यों गई थी? इसका मकसद बहुत ही प्रैक्टिकल था। ये उस समय के पढ़े लिखे लोगों के लिए एक गाइड की तरह थी, ताकि वो रोजमर्रा की मुश्किलों को सुलझा सकें, खास तौर पर इस्लामिक कानूनों के हिसाब से जायदाद के बंटवारे जैसी चीजें। ये बंटवारे बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, और ये किताब उन्हें आसान बनाने का एक जरिया थी। अब कहानी में आता है एक 300 साल का लीप। ये किताब बगदाद से निकलकर 12वीं सदी के स्पेन पहुंचती है, और यहाँ इसका एक नया जन्म होता है, एक ऐसी जगह पर जहां मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कल्चर एक दूसरे से मिल रहे थे। जब जेरार्ड ऑफ क्रेमोना जैसे स्कॉलर्स ने इस किताब का लैटिन में ट्रांसलेशन किया, तो समझिए इसका पूरा मेकओवर हो गया। देखिए क्या क्या बदला। भगवान की लंबी चौड़ी प्रार्थना, उसे छोटा कर दिया। इस्लामिक जायदाद के कानून, उन्हें पूरी तरह हटा दिया। लेकिन मैथ्स के जो बेसिक नियम थे, उन्हें वैसे का वैसा ही रखा, बल्कि प्रैक्टिस के लिए कुछ नई प्रॉब्लम्स भी जोड़ दी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ट्रांसलेटर्स ने किताब को इतना बदल क्यों दिया? उन्होंने ओरिजिनल राइटर के काम से इतने सारे हिस्से हटा क्यों दिए? वजह थी ऑडियंस। स्पेन में इसे पढ़ने वाले थे ईसाई स्कॉलर्स। उन्हें इस्लामिक कानूनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ट्रांसलेटर्स ने क्या किया? उन्होंने किताब से उसका कल्चरल और रिलीजियस हिस्सा हटा दिया, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथ्स का ज्ञान बच जाए। ये एक तरह से नॉलेज को यूनिवर्सल बनाने की कोशिश थी। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 14वीं सदी का फ्लोरेंस, इटली। ये वो दौर था जब फ्लोरेंस व्यापार और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हब था, और यहाँ अल-ख्वारिज़मी की किताब ने एक बार फिर से अपना रूप बदला। यहाँ की ऑडियंस बिल्कुल अलग थी। ये यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्कॉलर्स नहीं थे, ये थे अबैकस स्कूल के नौजवान छात्र जो बिजनेस और हिसाब किताब की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत थी। तो जाहिर है किताब को फिर से बदलना पड़ा।
अब इसमें व्यापार से जुड़ी नई नई प्रॉब्लम्स डाली गईं, जैसे ब्याज कैसे कैलकुलेट करें, पैसे उधार देने का हिसाब किताब कैसे रखें, अलग अलग शहरों के नाप तौल को एक दूसरे में कैसे बदलें। मतलब अलजेब्रा अब एक एकेडमिक सब्जेक्ट से एक बिजनेस टूल बन चुका था। और सिखाने का तरीका भी देखिए कैसे बदल गया। अल-ख्वारिज़मी की ओरिजिनल किताब में हर स्टेप को समझाया जाता था जैसे कोई पर्सनल ट्यूटर पढ़ा रहा हो, लेकिन फ्लोरेंस के मास्टर्स वो तो सीधे जवाब पर पहुंच जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किताब अब क्लासरूम में यूज होने वाली गाइड बन गई थी। टीचर ये मानकर चलते थे कि बाकी के स्टेप्स तो स्टूडेंट्स ने क्लास में सीख ही लिए होंगे। तो इस पूरे 500 साल के लंबे सफर के बाद आखिर बचा क्या? बगदाद से स्पेन और फिर फ्लोरेंस तक इस किताब ने कई चोले बदले, लेकिन दो शब्द ऐसे थे जो इस पूरे सफर में जिंदा रहे और आज हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। पहला शब्द है अलजेब्रा। ये सीधे सीधे किताब के टाइटल अल-जबर से आया है, जिसका मतलब था टूटी हुई चीज को ठीक करना। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि उस जमाने में स्पेन में अलजेब्रिस्टा उस इंसान को कहते थे जो टूटी हुई हड्डियां जोड़ता था। तो देखा, इक्वेशन को ठीक करने और टूटी हड्डी को जोड़ने के पीछे सोच एक ही थी। और दूसरा सबसे जरूरी शब्द एल्गोरिदम। ये शब्द कहीं और से नहीं बल्कि राइटर के अपने नाम अल-ख्वारिज़मी के लैटिन वर्जन अल्गोरिथमिस से बना है। सोचिए, आज हम जिन एल्गोरिदम्स पर इतना डिपेंड करते हैं, हमारे स्मार्टफोन की हर ऐप से लेकर पूरे इंटरनेट तक जो चलाते हैं, उनका नाम उसी इंसान के नाम पर है जिसने सदियों पहले ये सफ़र शुरू किया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान या नॉलेज कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसे ये नई जगहों, नए लोगों और नए मकसदों तक पहुंचती है, ये खुद को उनके हिसाब से ढाल लेती है। और ये बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे नई पीढ़ियों या नई संस्कृतियों के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा है? शायद इसका जवाब हमारे चारों तरफ ही मौजूद है।